हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उपन्यास आपका बंटी। इस उपन्यास की रचनाकार मनु भंडारी जी हैं। आज हम इस उपन्यास का भाग 13 पढ़ रहे हैं। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। अपने घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ गया। क्लास में बैठा रहता है तो मन में घर तैरता रहता है। मम्मी, अम्मी, मम्मी का कमरा, कमरे का जादू और भी जाने क्या क्या। सबके बीच होकर जैसे वह सबसे कटा छटा अलग थलग सबको देखता रहता है। और जब घर में होता है तो आंखों के आगे कभी स्कूल तैरता रहता है तो कभी पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक एक पौधा और पौधे की एक एक पत्ती, फूफी, माली, दादा, मम्मी, वहाँ वाली मम्मी। रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार की जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती है। लो, नीली रोशनी में नहाया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है। कमरे की हर चीज़ और वह सब कुछ जो उसने वहाँ देखा था, बस जहाँ वह होता है वहीं नहीं रहता और सब जगह रहता है, सब कुछ देखता रहता है। एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है। एक स्टेशन पर उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। तो बताओ, पापा रेल में बैठकर कब आएंगे? आज पापा को वह ज़रूर चिट्ठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को जोड़ना होता है। फूफी को ठेलकर चपरासी ने चढ़ा दिया। पता नहीं और कितने यात्री चढ़े, बस भीड़ ही तो भीड़ थी, ढेर ढेर आदमी, कोई गिन सकता था। वहाँ का सारा शोर आसपास भनभनाने लगा। नहीं, शायद सब लड़के बातें करने लगे। कुछ पता ही नहीं किसको घटा दिया, किसको जोड़ दिया। अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो क्या बताता वह। अब मम्मी से समझेगा। मन तो करता है कुछ नहीं समझे, सब गलत करके आ जाए, फेल ही हो जाए। फिर मम्मी पूछे तो उससे कि क्यों हुआ फेल। सचमुच में फेल हो गया तो अम्मी और जोत क्या सोचेंगे? फेलू। अम्मी सामने से दौड़ गया। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? पर इस बार वह ज़रूर फेल हो जाएगा। उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं घुसता। पढ़ने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पापा को मालूम पड़ेगा तो। बंटी स्कूल से लौटा तो घर में घुसते ही नज़र फिर उसी लाल तिकोन पर गई। तीसरा बच्चा। इस समय घर में कोई नहीं है, यह कोई बात नहीं है। उस घर में भी तो स्कूल से आकर वह अकेला ही रहता था। मम्मी तो उसके बाद आती थी, पर इस घर में आकर पुरानी बात भी नहीं लगती है, नई और अजीब। यहाँ अकेले होकर वह कितना ज़्यादा अकेला हो जाता है। सबके आने तक बस गुमसुम बैठा रहता है। भारी भरकम बस्ता कमरे के एक कोने में रखा और फिर लाल हुआई अपनी उंगलियों को सहलाने लगा। तभी नज़र दीवार के सहारे रखी नई मेज पर गई। पुलक कर वह मेज के पास आया, एकदम नई और चिकनी। हाथ फेर कर देखा तो अच्छा लगा। पता नहीं क्या हुआ कि लौट आया। गड़े हुए दांतों का दर्द जैसे फिर से कहीं उभर आया। नहीं, वह कोई मेज वेज नहीं लेगा, यहाँ का कुछ भी नहीं लेगा। अम्मी और जोत अपनी अपनी मेज पर बैठकर काम करेंगे। उसने तो एक कोने में ज़मीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया है। इन दोनों के साथ जब वह रोज़ ज़मीन पर बैठकर पढ़ा करेगा तो मम्मी कितनी दुखी होंगी, कितना परेशान होंगी। अच्छा है, वह चाहता है कि मम्मी परेशान हो और दुखी हो। यहाँ आकर जाने कैसे मम्मी की परेशानी और दुख के साथ उसका संतोष और सुख जुड़ गया है। जैसे एक बदला और एकाएक ख्याल आया, वह इस समय पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिख लेता? अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल इसी समय लिखेगा। 2-3 दिन में तो पूरी हो ही जाएंगी। किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता। प्राइवेट वाली जो है, अधूरी चिट्ठी अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रख देगा बस। इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो वह चला जाएगा।
मम्मी खूब रोएंगी। रोती रहें। किसी काम से बंसीलाल उधर आया। आगे बंटी भैया, और चला गया। खाने नाश्ते की कोई बात नहीं हुई। उसे कौन भूख लगी है। मम्मी के कमरे का दरवाज़ा उड़का हुआ है, बस एक बार भीतर जाने की इच्छा हो आई। बंटी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा साफ और जमा हुआ। वह भीतर घुसा तो मन में एक अजीब सा भय समा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो। और क्षण भर को इच्छा कौंधी, कोई चीज़ यहाँ से उठाकर ले जाए और अपनी अलमारी में छिपा दे। लंबूतरी पलंग को देखते ही फिर गंदी गंदी बातें दिमाग में आने लगी। उंगलियों का क्रॉस कितना बेकार हो जाता है ऐसे मौक़ों पर। फिर एक डर, और डर से भी ज़्यादा कौतूहल। उसने धीरे से टेबल की दराज खोली। पता नहीं क्या निकल जाए, पर ज़्यादा उलटने पलटने की हिम्मत नहीं हुई, सो वापस बंद कर दी। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन ज़रूर पता लगेगा, पर क्या, उसे खुद नहीं मालूम कि किस बात का पता लगाना है। वह तो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सी बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब, रात में होने वाली, छिपकर होने वाली। उस दिन रात में डर कर जब आ गया था तो क्या मालूम था कि यहाँ क्या पता लग जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें होंगी इस कमरे में, और फिर कुछ वैसा ही देख जान लेने को मन अकुलाने लगा। अचानक बाहर कोई खटका हुआ तो बंटी भागकर अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। अब तो ज़रूर पता लग जाएगा। पापा की चिट्ठी कल शुरू करेगा। आज सोच ले कि क्या क्या लिखना है। बंटी पोर्टिको की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। सामने के ऊबड़ खाबड़ मैदान के बीच ही कहीं अपना बगीचा लहलहा आया। गुलाब, डेलिया, मोरपंखी की मीनारें, हवा में थिरकती हुई घास की फुनगियाँ, घास के बीच बल खाता पाइप। आज भी माली दादा आएगा। उसकी पानी देने की छोटी सी झारी, छोटी सी कुदाली, फावड़ा सब लेकर। ये सब वही छूट गए थे। गाड़ी फाटक में घुसी तो लगा जैसे वह इतनी देर तक अम्मी और जोत की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी भीतर आई तो देखा मम्मी भी इन्हीं लोगों के साथ आ गई हैं। खटखट, फाटक खुले। आगे आगे बस्ता लिए अम्मी और जोत, पीछे पर्स लिए मम्मी। लाल तिकोन, तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी राह देख रहा था। जोत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी मेज़ देखी बेटे, पसंद आई? यह क्या जमाई नहीं किताबें? हर काम मैं ही करूँगी तेरा। 8 बजे डॉक्टर साहब लौटे और 8:30 पर सब खाने की मेज़ पर आ गए। पापा, बंटी भैया की मेज़ आ गई है, फिर भी उन्होंने अपनी किताब उस पर नहीं रखी। मम्मी ने खूब समझाया, पर आपको चावल दूं या चपाती? पर डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें बंटी के चेहरे पर जम गई। नज़रें मिलते ही बंटी ने आंखें नीची कर ली। अब कनखियों से मम्मी को देख रहा है। उनका परोसता हाथ जैसे रुक गया है। क्यों बंटी, मेज़ पसंद नहीं आई बेटे? हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज़ पसंद की थी तुम्हारे लिए। बंटी चुप, और मम्मी भी चुप। बंटी भैया कहता है वह ज़मीन पर ही पढ़ेगा, मेज़ पर कभी पढ़ेगा ही नहीं। चुगलखोर सुअर कहीं का। ये बंटी बोल रहा है अम्मी को। मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे सबकी प्लेटों में कुछ कुछ डालने लगी हैं। तुम इतनी जिद क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाना खाकर अपनी किताबें मेज़ पर जमाओगे, हम देखने आएंगे, समझे? डॉक्टर साहब ने जैसे अंतिम फैसला दे दिया और खाना खाने लगे। बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा, चुप और नज़रें नीची। अम्मी लगातार बोले जा रहा है बेवकूफ़ की तरह। मम्मी मांगने पर सबको कुछ न कुछ देती हैं, अपनी ओर से भी कुछ पूछ लेती हैं, पर बंटी जानता है कि मम्मी भी उसकी तरह बिल्कुल चुप हैं। पर वे परोस कैसे रही हैं? उनकी आंखें तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई हैं, बंटी को देखे जा रही हैं, एकटक घूर घूर कर। और एकटक देखने से ही जैसे आंखों में तराइयाँ आ गई हैं, गीली गीली आंखें। खाने के बाद मम्मी ने जल्दी जल्दी किताबें मेज़ पर जमा दी। जमा ले बंटी, पापा गुस्सा होंगे, जोत समझा रही है। मम्मी भी होठों ही होठों में कुछ न कुछ बोले जा रही है। बस बंटी चुपचाप खड़ा है, न बोल रहा है न विरोध कर रहा है। सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से से बोली, बेकार की बातों पर जिद मत किया कर, समझा? सारे समय कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहना,
और मम्मी जब अपने कमरे में घुसी तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान ज़मीन पर उतार दिया। पापा, मम्मी, बंटी भैया ने अम्मी दौड़ गया। डॉक्टर साहब खड़े हैं शायद गुस्से में, पीछे पीछे मम्मी खड़ी हैं शायद डरी हुई, और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर। बंटी, तुमने फिर वही किया। ठीक है, तुम्हारी मेज हम कल ही वापस भिजवा देंगे। तुम ज़मीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह की जिद करोगे बेटे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं, समझे? ऐसे कैसे चलेगा? बंटी की आंखें एकदम ज़मीन में गड़ी हुई हैं और वहाँ पहले से ही मम्मी की 2 आंखें चिपकी हुई हैं, प्लेट वाली गीली आंखें। आंखों के कोने में गोल गोल बूंदें उभर आई, टप टप। उसकी अपनी आंखों के आंसू मम्मी के आंसू में टपकने लगे और दोनों के आंसू मिल गए। धूप ढल गई थी पर उसकी गर्मी और चौंधा अभी भी बाकी है। बंटी और जोत छत पर खड़े खड़े मूंगफली खा रहे हैं। जोत बोले जा रही है, पता नहीं क्या क्या। बंटी चुप। यहाँ छत पर खड़े होने से शहर दिखाई देता है, सचमुच बने हुए घर, गलियाँ, आते जाते लोग, तांगे पहाड़ियाँ और सरहदों से घिरे मैदान। देखे कितने दिन हो गए, बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैर भी नहीं की, पहाड़ की तलहटियों में झांका भी नहीं। कोई धूनी रमाए साधु, कोढ़िन बनी राजकुमारी, पंख बांटने वाली नील परी। तू बोलता क्यों नहीं बंटी? अभी भी गुस्सा है? अरे इतना गुस्सा करते रहोगे ना बंटी तो तुम्हारा ही खून जलेगा। हाँ, बाप का गुस्सा ले आए हो। लाल लाल आंखें करते हुए पापा, यूं शटअप। तुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती जोत? कैसी थी तेरी मम्मी? अचानक बंटी पूछता है। आती है थोड़ी थोड़ी। नहीं, अब नहीं आती। चाची अम्मा की आती है कभी कभी। छुट्टियों में हम इलाहाबाद जाएंगे उनके पास, तू भी चलना। मेरी मम्मी तुझे अच्छी लगती है? लगती है। मेरे पापा को देखोगी ना तो वे भी खूब अच्छे लगेंगे। खूब अच्छे हैं मेरे पापा, मैं उन्हें लिख रहा। फिर खट से जीभ काट ली। धत तेरी की, वह कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जो इतनी सी बात भी छिपा कर नहीं रख सकता, वह क्या करेगा? इस बार जब पापा आएंगे तो मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूँगा। खूब घुमाते हैं मुझे, फिर जो कहो सो ही दिलवाते हैं। तू चलेगी तो तुझे भी दिलवाएंगे। तू मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता? मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे हैं। पर बंटी चुप। बंटी बेटा, और 2 बाहें लिपट आई। आज रात में जब सब सो जाएंगे तो वह चुपचाप उठकर पापा को चिट्ठी लिखेगा। आगे से इस तरह की जिद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? वह पापा के साथ चला जाएगा। मम्मी, डॉक्टर साहब खाने की मेज पर बैठे हैं। बंटी पहुंचा तो मम्मी उसे देखते ही बोलती बोलती बीच में ही रुक गई। ज़रूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, शिकायत और क्या। खाना शुरू हुआ तो रोज़ की तरह हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है। चुप है तो केवल बंटी। बंटी ने अब बोलना ही बंद कर दिया है। खाने के समय खा लेता है, सोने के समय सो लेता है, बाकी समय पढ़ता रहता है। कहानियाँ हजार हजार बार पढ़ी हुई कहानियाँ, या फिर ड्राइंग बनाता है। डॉक्टर साहब लगातार उसकी तरफ क्यों देखे जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। कहीं पता तो नहीं लग गया कि वह छिपकर उनके कमरे में जाता है, चीज़ें उलट पलट कर देखता है, या कि वह पापा को चिट्ठी लिखने की बात सोच रहा है? अजीब सी बेचैनी होने लगी बंटी को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो जैसे सभी उसकी ओर देख रहे हैं, मानो वह कोई तमाशा हो। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी उसकी नहीं रह गई हैं, यह जानते हुए भी ऐसे मौक़ों पर नज़र मम्मी की ओर ही उठती है। पर मम्मी डॉक्टर साहब की ओर देख रही हैं। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखते हैं तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर ही देखती रहती हैं। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं, जैसे अ ब स एक त्रिकोण है। बंटी, कल घूमने चलोगे हमारे साथ? क्लास में पढ़ाते हुए सर खट से डॉक्टर साहब में बदल गए। बंटी समझने की कोशिश कर रहा है। अ ब स घूमना, आजकल कुछ भी तो समझ में नहीं आता। चलो कल तुम्हें घुमाकर लाएं, खूब दूर लंबी ड्राइव पर। हम भी चलेंगे पापा भी। हम भी चलेंगे पापा, लंबी ड्राइव पर, खूब मज़ा आएगा। आहा। अमी अपनी कुर्सी पर ही फुदकने लगा। नो नो, कल कोई नहीं जाएगा।
तुम तो बिल्कुल नहीं। तुमने मेज को लेकर बंटी भैया को नाराज़ कर दिया ना, अब हम ले जाकर खुश करेंगे। ये सब डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसने एक बार हिम्मत करके नज़र उठाई और डॉक्टर साहब को देखा। वे उसी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंटी को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभर आया, जैसे चश्मा बदलकर पापा बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उस चेहरे की मुस्कान उसके अपने चेहरे पर चिपक गई। केवल चेहरे पर ही नहीं, जैसे हाथ पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई। चलूँगा, उसने धीरे से कहा। कैसे जाएगा बंटी अकेला? मैं भी जाऊँगा। मैं ज़रूर जाऊँगा बंटी भैया। कोई लाट साहब है जो अकेला जाएगा। और अम्मी ने गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी। अम्मी, डॉक्टर साहब गुस्से में दहाड़े तो बंटी का मुस्कुराता मन भी जैसे एक क्षण को सहम गया। कैसा डांटते हैं सब आदमी लोग शायद। अम्मी की तो पें बोल गई, रोता भन्नाता भीतर चला गया। अब बोलो ना कि हमारी गाड़ी है, हमारी मेज है, बंटी भैया को घर भेज दो। मम्मी अम्मी को गोद में उठा लिया। चलो, तुम लोगों को मैं घुमाने ले जाऊंगी, खूब सारी चीज़ें दिलवाऊंगी। ले जाओ, गाड़ी तो हमारे पास रहेगी, पैदल पैदल घुमा लाना। बहुत हुआ, तागा कर लेना, खटर खटर करता रहेगा। रात में सोया तो ख्याल आया आज बाबा को चिट्ठी लिखनी थी, पर आज नहीं, कल लिख देगा या फिर कभी। आंखें बंद करते ही कमरा सड़क पर निकल आया। लंबी सीधी सड़क उन्हीं मैदानों की ओर जाती हुई, और उसकी मोटर दौड़ रही है। किसी तरह विभू और कैलाश देख लें, एक बार टीटू के यहाँ झांकता चले। अम्मी तुम नहीं, जो तुम भी नहीं, शकुन तुम भी नहीं, केवल बंटी। बंटी नाराज़ है, बंटी को खुश करना है। एकाएक लाल तिकोन पर जैसे किसी ने ढेर सारी स्याही पोत दी। डॉक्टर साहब ने 6 बजे आने को कहा था, वैसे तो वह 8 बजे आते हैं, पर आज उसके लिए अपने मरीज भी छोड़ कर आएंगे। बंटी 5:30 बजे से ही तैयार है। कितने दिनों से उसने कोई चीज़ ही नहीं खरीदी, आज खरीदेगा। जोत के लिए भी खरीदेगा, और चलो अम्मी के लिए भी खरीद देगा। वह तो है ही पाजी। मन में सब कुछ लुटा देने वाली उदारता समा रही है। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर घड़ी देख रहा है। पापा आते हैं तब भी वह इसी तरह पगलाया पगलाया फिरता है। आज पापा और डॉक्टर साहब के चेहरे भी तो घुल मिल जा रहे हैं। पापा की बात सोचो तो डॉक्टर साहब का चेहरा आ जाता है, और डॉक्टर साहब की बात सोचो तो पापा का चेहरा, जैसे दोनों चेहरे एक ही हो गए, अलग अलग रहे ही नहीं। जादू से चेहरा बदल सकता है तो दो चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं, हो ही गए हैं। आज की ही बात करते करते वह डॉक्टर साहब को पापा ही न कहने लगे। जोत और अम्मी को मम्मी ने पढ़ने बिठा दिया, ज़रूर कुछ लालच दिया होगा। हो सकता है मम्मी कल दोनों को घुमाने ले जाएं। डॉक्टर साहब की डांट के सामने अम्मी राम तो ठंडे। 6 बज गए, अब तो आते ही होंगे। बीमारों की भीड़ में आना भी तो आसान नहीं है। सवेरे तो वह खुद अपनी आँखों से देखता है, सारी बेंचें और कुर्सियां तो भर जाती हैं, ज़मीन पर भी जैसे जगह नहीं रहती। सबसे बड़े डॉक्टर हैं शहर के। पहली बार बंटी के मन में डॉक्टर साहब को लेकर गर्व जगा, जैसा मम्मी को लेकर अक्सर जागा करता था। डॉक्टर साहब को लेकर भी वह गर्व कर सकता है। डॉक्टर साहब उसके भी कुछ। फिर बंटी मन ही मन सोचता है, कहीं हल्के से पापा की तस्वीर तैर गई। 6:30 बजे। अब बंटी को बेचैनी होने लगी। मम्मी तो ऐसे आराम से बैठी हैं जैसे उन्हें मालूम ही नहीं कि आज 6 बजे जाने का कोई प्रोग्राम भी है। और फिर समय के साथ साथ बंटी की बेचैनी दुख और फिर गुस्से में बदलने लगी। 7 बजे के करीब कंपाउंडर ने आकर बताया, डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे कि तभी वर्मा साहब के हार्ट अटैक की खबर आ गई। मुझे यहाँ खबर करने को कहकर वे वहाँ चले गए। रोगियों के मारे मैं भी जल्दी नहीं आ सका। बंटी ने खींच कर जूते मुझे उतार फेंके। झूठ, सब झूठ, खाली खाली उसे बहकाने के लिए कह दिया। नहीं ले जाना था तो क्यों कहा? अमी उठा छिपा कर टीलीली करता हुआ निकल गया तो मन हुआ गला पकड़कर दबा दे उसका। किसने कहा था कि उसे ले जाओ ड्राइव पर?
वह क्या जानता नहीं कि यह घर उसका नहीं है, यहाँ की कोई चीज़ उसकी नहीं है, यहाँ का कोई आदमी उसका नहीं है। वहाँ तो अपना घर होगा, अपने लोग होंगे बेटे, सब झूठ। यहाँ तो मम्मी भी उसकी नहीं रह गई। मन हो रहा है मम्मी के कमरे की एक एक चीज़ उठाकर फेंक दे, घर की सारी चीज़ें चकनाचूर कर दें। गुस्से से भन्नाते हुए उसने अलमारी खोली। बस इसी पर तो उसका अधिकार है। एक एक खिलौना निकाल कर फेंक दिया, एक एक कपड़ा कमरे में छितरा दिया। बंटी झपट कर मम्मी ने बाँह पकड़ ली। यह क्या पागलपन मचा रखा है? बंटी ने पूरी ताकत लगाकर अपने को छुड़ा लिया और कपड़ों को पैरों तले रौंदने लगा। लो लो और लो। कभी अक्ल भी आएगी तुझे या नहीं? जब देखो घर में किसी न किसी बात पर तूफान मचाए रखता है। मैं जितना चुप रहती हूँ उतना ही शेर हुआ जा रहा है। मम्मी ने उसे पलंग पर पटक कर दोनों हाथों से दबोच दिया। कोई बात नहीं समझेगा, मौका बेमौका कुछ नहीं देखेगा, बस चुप करो। बंटी पूरी ताकत से चीखा और फिर बेहद थका पिटा सा फूट फूट कर रो पड़ा। आंसू है कि उफनते चले आ रहे हैं। जरा मम्मी की पकड़ ढीली हुई और छिटक कर उठा और रंगों के शीशों वाला डिब्बा उठाकर दे मारा। खड़खड़ झन, कुछ शीशियाँ साबुत लुढ़क गई, कुछ चकनाचूर हो गईं। तड़ाक और शीशियों से बिखरे ढेर सारे लाल पीले रंग एक दूसरे में मिलकर तेजी से घूमने लगे और जहाँ के तहाँ स्थिर हो गए। मारो और मारो। बंटी खुद ही पलंग में औंधा धंस गया। अम्मी, जोत, बंसीलाल, मम्मी सब आगे पीछे घूम रहे हैं। सबकी आवाज़ें भी। फैले हुए रंग दलिये में बदल जाते हैं। मत चढ़ाओ बहू जी, इतना माथे देखना एक दिन आप ही। ये फूफी की कही हुई बात है जो बंटी के दिमाग में आ जाती है जब वो दलिया फेंका था। बंटी इस तरह करते हैं बेटे। एक प्यार भरा थरथराता हाथ, तड़ाक, एक थप्पड़, ढेर सारी शीशियाँ टूट जाती हैं, ढेर सारे रंग बिखर जाते हैं। आवाज़ें कहीं वो बहुत दूर से आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से। क्या कर दिया आज तुमने? इसने तो रो रो कर प्राण दे दिए। क्या? ओह, कैसी बात करती हो तुम? इतना सीवियर्स हार्ट अटैक था, मुझे शायद रात में भी वहीं रहना पड़े। वर्मा तो बिल्कुल। बंसीलाल, गर्म पानी रखो नहाने का। तब तक तुम एक प्याला चाय दो जरा, बस, और कुछ नहीं। बंटी के लिए एक शब्द भी नहीं, जैसे वह कहीं है ही नहीं। एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो बताओ 360 किलोमीटर चलने में। कार एकदम चलते चलते रुक जाती है। हार्ट अटैक? अटैक यानी हमला। वर्मा साहब का लंबा चौड़ा शरीर लेटा है और ढेर सारे सिपाही बंदूक ताने उन पर अटैक कर रहे हैं। ठाएं ठाएं। बहुत दिनों से उसने बंदूक नहीं चलाई, आज वह ज़रूर चलाएगा। वह भी अटैक करेगा, ठाएं ठाएं। वर्मा साहब की छाती पर घाव ही घाव हो गए। कभी उसके हार्ट पर अटैक हो जाए तो उसके भी उतने ही घाव हो जाएंगे। टन 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 घंटी बजती ही जा रही है। दूसरे सर आ गए। क्लास में बहुत शोर हो रहा है। सर ने स्केल को मेज पर पीटते हुए कहा, चुप करो बच्चों, चुप। वह अब हमेशा चुप रहा करेगा, कभी किसी से नहीं बोलेगा, जोत से भी नहीं, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे घर पास आ रहा है। मन ही मन जैसे एक अजीब सी दहशत समा रही है। सवेरे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अब घर के दरवाजे पर उतरता है तो जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लाल तिकोन, वह खड़ा खड़ा उसे ही घूरता रहता है। उसमें बना हुआ लड़का टीलीली करता हुआ चारों ओर घूमने लगता है। माँ दोनों बच्चों को दोनों हाथों से पकड़कर चलती है। चलो मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ। इस देश में तो 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। इस देश में ही नहीं, इस घर में भी 2 बच्चे, बस कुल 2 बच्चे। वहाँ तो बच्चे भी होंगे बहन जी। चलो अच्छा हुआ। यहाँ अकेला अकेला कैसा डाव डाव डोले था। ये टीटू की माँ की बात बंटी को याद आती है। नहीं, बस कुल 2 बच्चे। बंटी ने बस्ता वहीं टिका दिया और खड़ा खड़ा सड़क देख रहा। भीतर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। भीतर वह जाएगा भी नहीं, बस सड़क पर ही दौड़ता चला जाएगा, दौड़ता चला जाएगा। पर कहाँ? लेकिन इस बार यह कहाँ भी उसे रोक नहीं सका और सचमुच
वह दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह अपने घर के फाटक पर पहुंचा तो उसकी सांस फूली हुई थी। पता नहीं दौड़ने से, पता नहीं डर से। अपना घर, अपना बगीचा, पर फिर भी जैसे कुछ भी अपना नहीं लग रहा। घर की सारी खिड़कियां बंद है और दरवाजे पर ताला लटक रहा है। वह भीतर जा ही नहीं सकता। अपने घर में कभी ऐसा हो सकता है, चाहो तो भी अंदर नहीं जा सकते? वहाँ अपना घर होगा बेटा, हूँ वहाँ भी नहीं जा सकता, जाएगा भी नहीं। तभी सड़क पर से दो आदमी बातें करते हुए निकल गए। बंटी मेहंदी की आड़ में हो गया, कोई देख न ले उसे। फिर अपने बगीचे का चक्कर लगाया। क्यारियाँ नम थी सर्दियों में। माली दादा दोपहर में ही पानी दे देता है। वह एक एक पौधा देखने लगा, एक एक पत्ती छू छू कर। सिरे पर आम का पौधा, कितनी नई पत्तियां आ गई हैं। सारा बगीचा घूमकर देख लिया। अब मम्मी, अम्मी और जोत लौट आए होंगे। उसे न देखकर मम्मी बंसीलाल से पूछ रही होंगी, पता नहीं बरामदे में रखा बस्ता देखा भी होगा या नहीं। परेशान मम्मी इधर उधर देखती हुई मम्मी आवाज़ देती हुई, मम्मी अच्छा किया यहाँ चला आया, अब वह यहाँ से जाएगा ही नहीं, कभी कभी नहीं। पापा, बंटी भैया घर में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर साहब के माथे पर बल। मम्मी की गीली आंखें, पीला हो गया चेहरा। मम्मी प्रिंसिपल होकर भी डॉक्टर साहब से डरती है। यहाँ थी तो बोलती ऐसे थी जैसे सबको डांट रही हूँ, खाली उसे प्यार करती थी। वहाँ उसे डांटती हैं और सबको अच्छा। आज पता लगेगा। मन ही मन में एक संतोष है, कुछ ऐसा कर डालने का जो नहीं करना चाहिए था, मम्मी को परेशान करने का। कोई सड़क से गुजरता तो बंटी छिप जाता, कहीं हीरालाल या माली दादा ही इधर से आ जाएं तो उसे देख लें तो बस सारा खेल खत्म। पर सच तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर शाम का अंधेरा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। भूख भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। अब टीटू के घर की बत्तियां जल गई हैं। एक क्षण को उस रोशनी में जैसे राहत मिली। वहाँ चला जाए? अरे हमने तो सोचा था बड़े ठाठ होंगे तुम्हारे वहाँ, यूं डोले डोले फिर रहे हो। धत, वहाँ नहीं जाएगा। बाहर का अंधेरा अब मन में उतरने लगा। डर, एक अजीब सा डर। मम्मी उसे देखने आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ख्याल ही नहीं आया हो कि बंटी घर में है ही नहीं, या कि डॉक्टर साहब ने कह दिया हो कि यह सब यहाँ नहीं चलेगा और चलती चलती मम्मी रुक गई हो। अब यदि मम्मी रात तक नहीं आई तो वह फाटक पर खड़ा होकर सड़क की ओर देखने लगा। अब तो इधर से कोई आ भी नहीं रहा है। यह सड़क तो वैसे ही बहुत सुनसान हो जाती है। कोई आए और उसे देख ले या वही किसी को आते जाते देखा करे, पर कोई नहीं। बंटी पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से तो दूर तक दिखाई देता है, कोई मोटर, कोई पैदल, कोई भी, पर कोई नहीं। गालों पर से आंसू बहने लगे। उपेक्षा, अपमान, मन हुआ ऊपर से कूद पड़े, खूब घाव हो जाए, हार्ट अटैक। उसके आंसू मम्मी के गालों से बहने लगे। बंटी बंटी नीचे उतरा तो एक गुस्सा, दहशत, अपने को ही मारे, हाथ पैर तोड़ डाले। पैर की एक सूखी टहनी उठाई और सटाक सटाक मेहंदी को सूढ़ना शुरू किया। अभी भी कोई नहीं आया। फूल पत्ते नोचने शुरू किए। कोई काला पाप वाप नहीं लगता। तोड़ तोड़ कर ढेर लगा दिया। अपने ही बोए फूल पत्तों को तोड़ तोड़ कर रौंद कर जैसे एक संतोष मिल रहा है। अभी भी कोई नहीं आया और फिर खुद ढेर होकर घास पर लेट गया, भूखा, ठिठुरता हुआ, रोता हुआ। एकाएक लगा जैसे घर का दरवाज़ा खुला और फटी फटी आवाज़ें में गाती हुई फूफी आ रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। सांस जहाँ की तहाँ रुक गई, आंखें मिच गई। पर फूफी हैं कि बढ़ती चली आ रही हैं। फूफी का भूत। फूफी मर गई और रानी मर गई, पर उसके प्राण तो अपनी बेटी में अटके रह गए। तो वह चिड़िया बनकर उसी के कमरे में, फूफी के प्राण भी इसी कमरे में अटके रह गए। मुझे आंखों से ही दिखाई दे रहा है, एक सफ़ेद आकृति हवा में लटकती हुई कसरत कर रही है। 1 2 3 4। बंटी सांस रोके कहीं डूबता चला जा रहा है। गहरे, खूब गहरे। छुन छुन, यह सोनल रानी की पायल है।
अब तक राजा के सारे बच्चे तो खत्म हो गए होंगे, वह भूखी तो मरेगी नहीं। आवाज़ पास आती जा रही है और बंटी गहरे में डूबता जा रहा है। घर घर सोनल रानी की सांस ऐसी ही होती होगी। खट, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और फिर एक हाथ छाती पर अटैक। मुझे मत मारो, एक घुटी हुई चीख, पता नहीं निकली भी या नहीं, पर हाथ जैसे छाती में घुस ही गया। बंटी बंटी, किसी ने बाहों से पकड़ कर बिठा दिया। वह फटी फटी सी आंखें से देख रहा है। कौन है सामने? तू यहाँ यहाँ पड़ा है तू जब से? कोई उसके कंधे बुरी तरह झकझोर रहा है। धीरे धीरे अंधेरे में एक चेहरा साफ होता उभरता है, बदहवास सा चेहरा, लाल आंखों वाला चेहरा। बोल बोल, तू क्यों यह सब करने पर तुला है? क्यों अपनी और मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने पर तुला है? कौन सा कष्ट है तुझे वहाँ पर? क्या तकलीफ़ है? ओह, पर मम्मी को देखकर कोई तसल्ली नहीं हो रही, कोई डर भी नहीं लग रहा है, कुछ भी तो नहीं लग रहा है। रोज़ एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज़ एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा और आखिर क्यों सहेगा? बाएं गाल पर तड़तड़ की आवाज़ हुई। मम्मी ने शायद मारा है। ठीक है, तेरे पापा तुझे अपने साथ बुलाना चाहते हैं, मैं भेज दूंगी, वहीं रहो। मम्मी उसे घसीटती हुई ले गई और एक तरफ से उठाकर गाड़ी में पटक दिया। वह न चला न गाड़ी में चढ़ा। मम्मी अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसे कुछ लग भी नहीं रहा है। मम्मी को शायद पता ही नहीं कि सोनल रानी तो उसे अब गाड़ी चल दी, तो अब तो मम्मी की बात सुनाई भी नहीं दे रही है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। इस छोटे से बच्चे के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।